डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। मैं आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है स्पेशल बीएड के पेपर SESV 01 असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स के ब्लॉक 2 टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। पिछले क्लास में हमने ट्रेकोमा तक चर्चा कर लिया था, आज हम उसके आगे करेंगे। आज जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है निस्टैग्मस। ये भी आँखों का एक बीमारी या डिजीज़ ही है। इसमें होता क्या है, इसका लक्षण और इसका ट्रीटमेंट है, वो सब पर बात करेंगे। निस्टैग्मस को चक्षुदोलन या आई मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हमारी आई बॉल है उसका कंटिन्यू मूवमेंट ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो सकता है, या रोटरी भी गोल गोल घूमते, हर टाइम गोल गोल घूमते रहना। यह मुख्य रूप से आँख, सिर की चोट या कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के जैसे कारणों से भी हो सकता है। इसमें आँख की एक अनैच्छिक या इन्वॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है जो कंटिन्यू रहता ही है, जो आँख को अगल बगल से या ऊपर नीचे की तरफ से हमेशा उसमें गति बनी हुई रहती है। आनुवांशिक रूप से मिलने वाले निस्टैग्मस एक या दोनों आँखों में भी हो सकता है। इस स्थिति को हम डांसिंग आई भी कह सकते हैं, जिससे पीड़ित सामान्य तौर पर वस्तुओं को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर नीचे दाएं बाएं हर टाइम मतलब अपने सिर को हिलाते रहते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपने सिर को ऊपर नीचे या आगे पीछे करें तो शायद हमको वो चीज़ या वस्तु है वो अच्छे से दिखाई देने लगे, क्योंकि उनकी आई का मोमेंट कंटिन्यू रहता है, तो वो किसी एक चीज़ पर फोकस करने में उनको बहुत कठिनाई होती है। ये व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकता है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे मोतियाबिंद हम बोलते हैं कि 40 के बाद होता है, तो इस तरह से ये किसी भी एज में प्रभावित कर सकता है। ये विटामिन ए की कमी, कोमा, स्ट्रोक अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो भी इससे संबंधित या ये बीमारी उनको हो सकती है। आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि जो पहला सबसे ऊपर जो आई डायग्राम है उसमें हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट है, दूसरा है वो वर्टिकल आई मूवमेंट है, और जो सबसे नीचे है उसमें रोटरी है, जो एक ही जगह पे गोल गोल घूमते हैं। तो हमारे आँखों में अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो इसमें से कोई सा भी मूवमेंट हो सकता है। इसके कारण क्या क्या होते हैं, जैसे माता पिता से मिला अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो हो सकता है, या आँखों में मोतियाबिंद या क्रॉस्ड आई की समस्या है तो हो सकता है, सिर में अगर चोट लगी है, या फिर रेटिना या ऑप्टिक नर्व में कोई तकलीफ़ है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। फिर स्किन पिगमेंट की कमी, या कान के अंदर अगर कोई समस्या है तो भी ये समस्या हो सकती है, या कोई ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, या फिर नशीली दवाओं का सेवन कर रहा है, या फिर हमें मायोपिया है। दूसरा है कि अल्बिनिज़्म है तो भी ये समस्या हो सकती है या कुछ दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। इसमें जो है हमारा आँखों के मूवमेंट पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उनका जो मूवमेंट है वो असामान्य हो जाता है। कई बार किस कारण से हो रहा है इसका पता लगाने में कई बार डॉक्टर भी चूक जाते हैं, उन्हें भी क्लियर नहीं पता चल पा रहा है कि अगर ये हुआ है तो इसका मेन कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। जब दिमाग और आँख की मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला जो इंटरनल आँख का हिस्सा है या मसल्स है वो ठीक से काम नहीं करता है तो ये समस्या होती है। इसमें अनैच्छिक आँखों की मूवमेंट, धुंधली या अस्थिर दृष्टि, जो आप जो देख रहे हो वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर स्थिर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारा आई बॉल है वही हिल रहा है, तो जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो भी हमें हिलता हुआ ही नज़र आता है। या नाइट विजन प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, बैलेंस ना होना,
हमें हर चीज़ बैठने के लिए, उठने के लिए, चलने के लिए हमें बैलेंस की ज़रूरत होती है। तो जब हम कोई चीज़ वस्तु को देख रहे हैं वो हमें हिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो फिर इस तरह से बच्चों को बैलेंस करने में या बैलेंस बनाने में कठिनाई होने लगती है, चक्कर आना, तो ये सारे इसके लक्षण हैं। फिर इसके प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है। जो इसमें पहला इसका टाइप्स है या प्रकार है वो इनफर्टाइल सिंड्रोम है। इनफर्टाइल सिंड्रोम ज़्यादातर माता पिता से होता है। बच्चे के जीवन के पहले 6 हफ्ते या 3 महीने के अंदर ये आपको दिखाई देगा। निस्टैगमस के इस रूप में आँख हॉरिजॉन्टल तरीके से चलती है, ये इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। ये आमतौर पर जन्मजात बच्चों में अगर मोतियाबिंद हुआ है या अविकसित जो ऑप्टिक नर्व है उसमें अगर कोई परेशानी हुई है या फिर बच्चे को जन्म से ही एल्बिनिज्म है जैसी आँखों की समस्या है, तो ये उसके साथ जुड़ सकता है या उसके साथ हो सकता है। दूसरा है स्पेस्मस न्यूटन्स। यह स्थिति ज़्यादातर 6 महीने से 3 साल की उम्र में होती है। जो 2 या 8 साल के जब बच्चे होते हैं तो अपने आप कई बार ठीक भी हो जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के। इस प्रकार के निस्टैगमस की वजह से बच्चे उचित दृष्टि के लिए अपना सिर झुकाते या हिलाते रहते हैं। जब छोटे में अगर उनको परेशानी हो रही है तो अपना सिर का मूवमेंट हमेशा वो करके रखेंगे ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। तीसरा है इसका एक्वायर्ड निस्टैगमस। एक्वायर्ड निस्टैगमस जीवन के दौरान कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है। ये जो हमारे सर में चोट या आँखों में चोट या कोई बीमारी है जिसके साइड इफ़ेक्ट से हुआ है तो हम इसे एक्वायर्ड बोलेंगे। एक्वायर्ड निस्टैगमस को आइडियोपैथिक निस्टैगमस के नाम से भी जाना जाता है। एक्वायर्ड निस्टैगमस के कुछ अन्य कारण निम्नलिखित है, जैसे कि सिर में चोट, आँखों की बीमारी, कान के अंदर की समस्या, ब्रेन ट्यूमर, सेंट्रल नर्व सिस्टम की बीमारी, स्ट्रोक, ड्रग ट्रैक्सिटी। अगर ये सब प्रॉब्लम है तो भी ये बीमारी हो सकती है। अब इसका उपचार क्या है? इसके उपचार में चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है या डॉक्टर बोल सकते हैं, जो कि पूरी तरह ठीक तो नहीं करता है लेकिन कुछ हद तक बच्चे को इससे सुधार या मदद मिल सकती है। दूसरा है मैग्नीफाइंग डिवाइस। अगर हम घर में मैग्नीफाइंग या रोशनी की अच्छी प्रबंध कर सकते हैं या क्लासरूम में, तो भी बच्चे को काफ़ी हद तक पढ़ाई करने या कोई एक्टिविटीज़ करने में, काम करने में मदद मिल सकती है। तीसरा इसका सर्जरी। डॉक्टर आँख की गति के बैलेंस के लिए जो मसल्स जिम्मेदार है, मांसपेशियाँ जिम्मेदार है, उसको अब सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हैं या ठीक करने का सलाह दे सकते हैं, तो भी बच्चे को राहत मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारा अल्बिनिज्म। ये आपने कई बच्चों को देखा होगा जो उनका बाल सब कुछ वाइट होता है, ऊपर से नीचे तक, आईब्रो, हर चीज़ एकदम ही पूरा वाइट हो जाता है। त्वचा, बालों और आँखों में रंग भरने वाला जो पिगमेंट होता है हमारे शरीर के अंदर, उसे मेलानिन कहते हैं, वो इसमें ख़राब हो जाता है या ठीक तरह से काम नहीं करता है। इसकी समस्या से ग्रस्त लोगों में मेलानिन की मात्रा कम हो जाती है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण से उनका सब कुछ वाइट हो जाता है। कई बार ये जन्म के साथ ही बच्चे में होता है या कई बार बाद में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एल्बिनिज्म के संकेत और लक्षण क्या क्या? नज़र की समस्या, इन बच्चों को देखने में भी समस्या होगी, वो चश्मा लगा के कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं या फिर धीरे धीरे अगर इनमें जो देखने की क्षमता है वो प्रोग्रेसिव होती है तो आगे चलकर वो धीरे धीरे करके उनकी दृष्टि कमज़ोर होने लगती है और फिर वो पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है। पुतलियों का असामान्य घूमना, ये भी समस्या हो सकती है, या फोटोफोबिया की भी समस्या हो सकती है जो रोशनी को लेकर संवेदनशील होते हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे हो जैसे बच्चे का बाल, आईब्रो, मतलब सब कुछ ही वाइट है और वो
धूप में जाना उनके लिए अच्छा नहीं है, सनबर्न्स हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेज है वो, उससे भी इनको और ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ये जेनेटिक भी होता है और कई बार बाद में भी बच्चों में हो सकता है। जो अब उनका स्किन है, हेयर है, वो सब ऐसे लगेगा ऊपर का जो परत है वो हट गया है या हटा हुआ है। छिलका, जैसे हम छिलका हटाते हैं उस तरह से लगेगा कि शरीर का ऊपर का जो छिलका है वो हटा हुआ है। और इसमें हमारी जो दृष्टि है या जो बच्चे इससे प्रभावित है उनकी दृष्टि भी प्रभावित होती है। एल्बिनिज्म के दो मुख्य प्रकार होते हैं, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप्स है उसको एक्यूलोयूटेनियस एल्बिनिज्म और शॉर्ट फॉर्म में OCA भी कहते हैं। सबसे आम प्रकार जिसमें त्वचा बल और आंखें प्रभावित होती है। दूसरा है ओक्यूलर एल्बिनिज्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में OA भी कहते हैं। ये दुर्लभ प्रकार जो आँखों पर असर डालती है। जो पहला वाला प्रकार है वो आमतौर पर ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है और दूसरा वाला है वो रेयर केस में होता है। अल्बिनिज्म के कारण इसका जो मुख्य कारण है वो मेलानिन ही होता है। वो नहीं बनता है या बहुत ही कम होता है। मेलानिन रेटिना के विकास और रेटिना और जो दिमाग के बीच का जो संपर्क है, जो हमारा ऑप्टिक नर्व के द्वारा होता है, जब भी हम कोई वस्तु देखते हैं तो ऑप्टिक नर्व के द्वारा ही सिग्नल के तौर पे हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो हमारा अगर ब्रेन और ऑप्टिक नर्व या रेटिना किसी के साथ भी कोई संपर्क या समस्या हो रही है या नर्व में हो रही है तो ये हमारे दृष्टि को प्रभावित करता है। इसी वजह से एल्बिनिज्म वाले ज़्यादातर लोगों में दृष्टि की विकार होती है या उनकी दृष्टि खराब हो जाती है। इसमें जो मेलानिन बनने का जो सेल है या जीन है वो खराब हो जाता है या अच्छे से काम नहीं करता है। एल्बिनिज्म से ग्रस्त लोगों का उपचार एवं सहयोग, हम कैसे मदद कर सकते हैं अगर ऐसे बच्चे या व्यक्ति हमारे घर में है या फिर स्कूल में है। तो नज़र में विकृति को दूर करने के लिए चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। घर को उनके अनुरूप हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे दरवाज़ा है, फ्रेम्स है, दरवाजे के हैंडल, रेलिंग, लाइट स्विच का अगर बच्चे को नहीं पता चला तो वहाँ पे हम कलरफुल लगवा सकते हैं या फिर कर सकते हैं। तो उनके हिसाब से हम थोड़ा घर का जो फर्नीचर है या जो भी सामान है उसको उस अरेंजमेंट कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, धूप के समय, गर्मी के समय तो कोशिश करें कि वो बच्चा को बाहर ना जाना पड़े। जैसे 11 बजे से 3 बजे के बीच बाहर जाने से बचे, या बाहर जाना भी पड़े तो छाता का इस्तेमाल किया जा सकता है। चश्मा खरीदते समय ये भी ध्यान रखना है कि जो हम ग्लास या कॉन्टैक्ट लेंस बच्चे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या इससे प्रभावित व्यक्ति के लिए, तो वो UV फिल्टर हो, अल्ट्रावाइज रेज को रोकने में सक्षम हो। जब बाहर सूरज की रोशनी में हो तो हैट या खुली फिटिंग वाले कपड़े या फुल स्लीव का कपड़ा पहन सकते हैं। शर्ट हो या कुर्ती हो तो उस हिसाब से वो पहन सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका धूप से बचाव हो, सनबर्न से बचाव। नेक्स्ट है हमारा एम्ब्लोपिया को लेजी आई के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी हमारी आँखों, मस्तिष्क के एक साथ अच्छी तरह से काम नहीं करने की वजह से होता है। जो भी सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है उसमें या जो चीज़ हम देख रहे हैं तो सबका कोऑर्डिनेशन अच्छे से होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन में कहीं भी डिले होगा या लेट सिग्नल जा रहा है तो भी हम अच्छे तरह से चीज़ों को, वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। यह बीमारी लेजी आई हो जाए तो इसके कारण से हमें देखने में बहुत परेशानी हो सकती है। आमतौर पर बिल्कुल समान ही दिखाई देती है। ऐसे बाहर से फिजिकली देखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं पता चलती है, लेकिन जिस व्यक्ति को ये हुआ है उन्हें देखने में परेशानी होती है। ये बीमारी बहुत से बच्चों में पाई जाती है। इस बीमारी में बच्चे की आँखों की दृष्टि अच्छे से विकसित नहीं होती, जिसके कारण देखने में बहुत परेशानी होती है। दृष्टि में कमी तभी होती है जब एक या दोनों आँखें हमारे मस्तिष्क को धुंधली सिग्नल या छवि भेजते हैं, जो सिग्नल भेजने में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। इस तरह हमारा मस्तिष्क जो भी सिग्नल हम उस तक पहुंच रहा है ब्रेन तक, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए बच्चा धुंधला देखना शुरू कर देता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि अगर हम बच्चे को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस बच्चे को दिक्कत है।
जो पहला है वो अपने सर को टिल्ट कर रहा है या मोड़ रहा है कि हम अगर गर्दन को इस तरह से कर लेंगे तो शायद मुझे अच्छे से दिखाई देगा, या फिर अपने आँखों को या जो आईलेसेस है, पलके हैं, उसको खोलने का या फिर ज़्यादा सिकुड़ने का प्रयास करता है ताकि हमको अच्छा से दिखे। तीसरा बच्चा वो क्लोजिंग वन आई, मतलब कि एक आँख बंद करके और दूसरी आँख से देखने का प्रयास कर रहा है कि ताकि कहीं अच्छे से दिख जाए। और चौथा जो बच्चा है वो उसके जो आई बॉल है वो ही दोनों दो दिशा में देख रहे हैं। क्रॉस्ड आई, जो दोनों का आई बॉल है वो सेम दिशा में या एक साथ कोऑर्डिनेट करके नहीं देख पा रहा है, तो भी बच्चे को देखने में परेशानी होगी। तो ये सारे अगर बच्चे में लक्षण दिख रहे हैं तो वो एल्बोपिया के ही लक्षण होते हैं। इसमें कारण क्या क्या है? पहला कारण है मसल इम्बैलेंस, जो हमारे आई बॉल को जो मसल्स से जुड़े हुए हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे। हमारी आँखों को जो उनका बैलेंस बनाने में होना चाहिए वो बैलेंस ढंग से नहीं बना पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है। दूसरा है रिफ्रैक्टिव एनिसोमेट्रोपिया, दोनों आँखों में देखने के तरीके में कुछ खास अंतर होता है। जैसे एक आँख हमारा लेफ्ट देख रहा है और एक आँख हमारा राइट की तरफ देख रहा है, दोनों आँखें एक ही जगह फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर ये अंतर सिर्फ दूर की दृष्टि कम होने के कारण होते हैं, परंतु कभी कभी जो पास की चीज़ें हैं वो भी देखने में परेशानी होने लगती है। तीसरा है डेपुटेशन, बच्चे में पैदा होने के पश्चात कि मोतियाबिंद के लक्षण दिखाते हैं। मोतियाबिंद के लक्षण देखे जा सकते हैं माँ के पेट में होते हुए, कभी उन्हें कमजोरी के कारण मोतियाबिंद या बच्चे का वज़न कम है उससे रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो भी ये हो सकता है। तो अगर मोतियाबिंद जन्म से है तो भी ये समस्या उससे जुड़ी हुई होती है। और चौथा है विटामिन ए की कमी। अगर विटामिन ए की कमी के बारे में भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि विटामिन ए की कमी है तो भी बच्चे की दृष्टि जा सकती है, नाइट विजन लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे अगर विटामिन ए की कमी है तो भी एम्ब्लोपिया हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या इसका ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है वो है, जो सबसे पहला वो है चश्मा। यदि बच्चे को एक आँख में लेजी आई है तो चश्मे लगाने से कई बार नियंत्रित या ठीक भी हो सकता है, या बच्चों को बहुत अगर माइनर है तो बहुत सहायता मिल जाता है। दूसरा आई पैच, जब इस बीमारी से आँखें प्रभावित होती है तो आई पैच पहनने से जो कमज़ोर आँख है उसको हम मजबूत, जैसे योगा करते हैं तो इसमें आई पैच है वो एक तरह से एक्सरसाइज का ही काम करता है। अगर एक आँख ठीक है और एक आँख में ही दिक्कत हो रही है तो आई पैच का यहाँ पे सहारा करते हैं। एक आँख पे आँख बंद करके और दूसरी आँख से 1 या 2 घंटे के लिए बच्चे को देखने का प्रैक्टिस करवाते हैं। इस प्रकार मस्तिष्क के उस हिस्से का विकास होगा जो दृष्टि को नियंत्रित करता है। जो साइड जो हमारे ब्रेन का है वो एक्टिव नहीं है तो उसको हमको अच्छे से एक्टिव करने के लिए ये एक्सरसाइज कराया जाता है। फिर है आई ड्रॉप, इस बीमारी में डॉक्टर के द्वारा बच्चों के आँखों में आई ड्रॉप का भी डालने के लिए भी दिया जा सकता है, जिसमें आँखों की जो मांसपेशियाँ है उसे मजबूत बनाना है, उसे स्ट्रेंथ देना है। लास्ट ऑप्शन है सर्जरी। बच्चे की आँख इस तरह की है जो आँख को सही जगह पे, अगर उनका आई बॉल है वो सही जगह पे नहीं है या सही का बैलेंस नहीं है तो सर्जरी के द्वारा कई बार जो मसल्स है उनको ठीक करके फिर जो आँख का सही पोजीशन है उस पर किया जा सकता है। तो इस सर्जरी से भी बच्चे को इसमें बहुत हद तक सहायता मिलती है। फिर नेक्स्ट है हमारा एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में AMD भी कहते हैं। मैक्यूलर डिजेनरेशन को आयु से संबंधित धब्बेदार अंतः पतंग के रूप में भी जाना जाता है। ये अधिकतर जो 60 के एवब है उन लोगों में पाया जाता है, लेकिन कई बार ये छोटे बच्चों में भी होने की संभावना हो जाती है। इस समस्या के होने पर रेटिना में कमी आती है, यानी रेटिना क्षतिग्रस्त होता है। इस समस्या में होने वाली आँखों को देखने की क्षमता
गंभीर रूप से प्रभावित होती है। इसका चिकित्सा जगत में कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। अगर एक बार रेटिना हमारा ख़राब हो गया तो उसको फिर से ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर जल्दी हमें पता चल गया या फर्स्ट स्टेज पे है तो विटामिन, लेजर थेरेपी या दवाइयों से कुछ हद तक इसको रोका या नियंत्रित किया जा सकता है। AMD के लक्षण में शामिल है वस्तुओं का धुंधला दिखाई देना, अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई आना, दृष्टि की फोकस की कमी। किसी वस्तु पर अगर हम फोकस करना चाह रहे हैं उसमें कठिनाई होती है। दृष्टि के केंद्र में अंधेरे की उपस्थिति, हम देख रहे हैं लेकिन हमें हमारे सामने बिल्कुल अंधेरा जैसा लग रहा है। इसका अन्य कारण भी हो सकता है, जैसे मोटापा है या धूम्रपान की आदत है या हाई ब्लड प्रेशर है या फिर अगर 50 के एबव है तो भी हमें अपना आँखों का रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी ये समस्या हो सकती है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला है वो ड्राई मैक्यूलर डिजनरेशन है। इसमें आँख के मैक्यूला में एक पीले रंग का पदार्थ इकट्ठा हो जाता है जिसे ड्रूसेन, पीले रंग के गुच्छे या गड्ढे जैसा होता है। गुच्छे कम होंगे तो देखने की क्षमता अधिक प्रभावित नहीं होती है। अगर वो ज़्यादा मात्रा में है और उसका आकार बड़ा है तो व्यक्ति को देखने में समस्या उत्पन्न होगी और वो ठीक से देख नहीं पाएगा। दूसरा है वेट मैक्यूलर डिजनरेशन। इसमें मैक्यूला के बीच क्रोज से रक्त वाहिका, जो ब्लड वेसल है, की असमान बढ़ोतरी होने लगती है। जो ब्लड वेसल है हमारे आँखों के अंदर वो ज़्यादा मात्रा में अपने आप बढ़ने लगती है। अत्यधिक फुलाव के कारण इन रक्त वाहिकाओं को क्षति पहुंचती है जिससे हमारे रेटिना में तरल और रक्त का रिसाव होना शुरू हो जाता है। इसके कारण आँखों की सतह पर चकत्ते बन जाते हैं, जैसे स्पॉट्स की तरह चकत्ते बन जाते हैं। ये चकत्ते देखने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हो जो ड्राई AMD है उसमें ड्रूसेन, मक्यूलर थिनिंग और स्लो जैसे येलो डिपॉजिट है जो अभी मैंने बात की, पीले रंग का जो पदार्थ है वो एक जगह जमा हो जाता है। दूसरी तरफ है वेट AMD, इसमें जो ब्लड वेसल इंक्रीज होते हैं, ब्लीडिंग है, लीकेज ऑफ फ्लूइड है, जो तरल पदार्थ है हमारे आँखों में उसका लीकेज शुरू हो जाता है। स्केयर टिश्यू फॉर्मेशन, जो हमारा टिश्यू है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है और सीवियर होता है। AMD के उपचार, इसमें इसका जो उपचार में है वो पहला है एंटी एजियोजेनेसिस दवाएं, नई रक्त वाहिकाओं को विकसित करने से रोकती है। जो ब्लड वेसल इंक्रीज हो रहे हैं या अपने आप बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आँख के भीतर असमान वाहिकाओं के रिसाव को रोकती है और गीली मैक्यूलर डिजनरेशन का कारण बनती है। जो वेट AMD है उनके लिए ये दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है लेजर थेरेपी। इस उपचार में सक्रिय रूप से बढ़ती असमान रक्त वाहिकाओं को नष्ट करने का कार्य किया जाता है। इसमें उच्च ऊर्जा लेजर प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। जो लेजर थेरेपी के द्वारा जो ब्लड वेसल बढ़ रहे हैं उनको नष्ट करने का कार्य किया जाता है। और नेक्स्ट है सब मैक्यूलर सर्जरी, असमान रक्त वाहिका या रक्त को खत्म करने के लिए की जाने वाली सर्जरी। फिर नेक्स्ट है रेटिनल ट्रांसलोकेशन। इसमें असमान रक्त वाहिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है। सर्जरी के दौरान मैक्यूलर सेंटर को असमान रक्त वाहिकाओं से रेटिना के स्वस्थ क्षेत्र में घुमाया जाता है। यह निशान ऊतक के गठन को रोकने और रेटिना को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। फिर है फोटो डायनामिक लेजर थेरेपी। यह 2 चरणीय उपचार है। इसमें एक हल्की संवेदनशील दवाएं विसुडिने शामिल है जिसका उपयोग असमान रक्त वाहिकाओं को क्षतिग्रस्त करने के लिए किया जाता है। इस उपचार के दौरान आँख में असमान रक्त वाहिकाओं द्वारा अवशोषित होने के लिए एक दवा को इंजेक्ट करता है। फिर उसे दवा को सक्रिय करने के लिए एक कोल्ड लेजर को आँख में चमकाता है और असामान्य रक्त वाहिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है जिसकी ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे जो ब्लड वेसल
अपने आप वहाँ पे बन गए हैं उसको नष्ट करता है। फिर है हमारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ डिफरेंट आई डिसऑर्डर। अगर बच्चे में आई डिसऑर्डर है तो भी उनको उनके एजुकेशन के लिए, एकेडमिक के लिए हम क्या सहायता उनको दे सकते हैं, किस चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें जो पहला है अनुकूली उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ब्रेल है, ब्रेल स्लेट है, ब्रेलर है, टॉकिंग कैलकुलेटर है, थर्मोग्राफिक पेन पेपर है, स्क्रीन रीडर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी है वीआई बच्चों को पढ़ाने के लिए, डिजिटल रिकॉर्डर या स्कैनिंग और एसेस टू स्पीच डिवाइस है, बड़े प्रिंट वाले बुक हैं, ब्रेल में डिक्शनरी है, मैग्नीफाइंग डिवाइसेस है। तो ये सब चीज़ों का हम बच्चों को एकेडमिक के लिए, तो एकेडमिक को अच्छे करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरा है कक्षाओं के शुरू होने से पहले अगर क्लासरूम में अगर कोई वीआई बच्चा है तो उसको हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। सेवाओं के लिए संदर्भ, रीडिंग या टेक्स्ट उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि उन्हें ऑडियो टेप, इस स्कैन और या ब्रेल में बुक्स उपलब्ध करवा सकते हैं, बड़े प्रिंट वाले बुक्स उपलब्ध करवा सकते हैं। जो मटेरियल प्रिंटेड है उसको हम ब्रेल में भी कर सकते हैं, या लो विजन बच्चा है तो उसके लिए बिग प्रिंटेड में भी कर सकते हैं। जैसे फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करके हमने प्रिंट ले लिया, या फ़ोटोकॉपी में भी फ़ॉन्ट का साइज़ हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। फिर है दृष्टिबाधित छात्रों के सीखने के माहौल में अलग थलग महसूस न करे वो अपने आप से, उसके लिए हम क्लासरूम का इन्वायरमेंट उनके अनुसार थोड़ा चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर अगर बच्चे को सिर दर्द या आँखों में खिंचाव का समस्या है तो इन छात्रों के लिए उपलब्ध अध्ययन समय को हम बढ़ा सकते हैं। जो अगर नॉर्मल बच्चों को हम आधे घंटे काम करने के लिए देते हैं तो इन बच्चों को हम वो टाइम थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, हाफ एन आवर या 1 घंटे बच्चे के आवश्यकता के अनुसार। फिर भागीदारी और सहभागिता है। अगर स्कूल में कोई पार्टिसिपेशन हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स है, तो इसमें भी हम इन बच्चों को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ, गेम्स में, सिंगिंग में, म्यूजिकल चेयर में। तो ये सब गेम्स में बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उन छात्रों के लिए यह मुश्किल है कि वो भाग लेने के लिए के बारे में सहज महसूस ना करें, या उनके पेरेंट्स भी कई बार मना कर सकते हैं। तो उनको हम बातचीत के द्वारा या मोटिवेट कर सकते हैं और प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब है गृह कार्य। जो कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं वो आप अपने लिए घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जो पहला है लेजिया या एम्ब्लोपिया के लक्षण, कारण और उपचार को विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। दूसरा है निगेस्टगमस के लक्षण, कारण और उपचार को विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। और तीसरा है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन किससे संबंधित है और इसमें क्या खराब होता है। तो ये आप अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने घर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक 2 है और यूनिट 2 है वो आज कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लॉक 3 स्टार्ट करेंगे। नमस्कार।